तो छत्तीसगढ़ पंचायत पूरा दिन, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ही सही जगह पर तालियां और सही जगह पर आपत्ति। बहुत अच्छे आप सब सपने निभाया। अब चुनाव का कवरेज हमारा यहां से शुरू होगा, लेकिन अब उस इंटरव्यू का कवरेज जिसमें भूपेश बघेल जी हमारे साथ हैं। तालियों के साथ मुझे लगता है एक बार स्वागत किया जाए। और अंजना, नेहा और मैं यानी श्वेता अब यहां पर सवाल दागने वाले हैं, वो सारे सवाल जो विपक्ष भी आपके लिए उठाता है, जो यहां की जनता भी आपसे जानना चाहती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर आपको अपनी सरकार रिपीट करनी है तो उन सवालों के जवाब लोगों के मन में गहरे उतरने चाहिए। सबसे पहला सवाल। हाँ। सवाल से पहले मैं थोड़ा अपनी बात कर लूं भाई। घर में एक जने का सामना करना मुश्किल होता है, यहाँ 3 फायर ब्रांड बैठे हुए हैं। अंजना जी, नेहा जी, श्वेता जी और 3 धाकड़ महिला एंकर जो देश और दुनिया में अपना झंडा गाड़ के रखी हैं। मैं तीनों का छत्तीसगढ़ में पहले स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सेंस ऑफ ह्यूमर में एक वादा भी चाहेंगे कि 33% कम से कम महिलाओं को आप यहां से टिकट दें, क्योंकि महिला आरक्षण बिल में कांग्रेस ने साथ दिया। लेकिन इस मुद्दे पर बाद में आएंगे। सवालों की शुरुआत इस बात से कि चुनाव सिर पर है, 21 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने भी जारी कर दी है, लेकिन बघेल साहब आपकी पार्टी अभी तक उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी कर रही है। इसमें क्या है, असमंजस क्या है कि जिनका टिकट कटेगा वो गुस्से में आ जाएंगे आपके घर पर, या फिर आप लोगों को अभी इंतजार करना है, लिस्ट कहीं और बन रहा है? क्या है अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी वाले चारा फेंके थे, जो 21 सीट हारने वाले उसमें दे देते हैं, उसके बाद कांग्रेस अपना लिस्ट जारी करेगी। तो हम लोग उस झांसे में नहीं आए हैं। हम अपनी चाल से, अपने कार्यक्रम के हिसाब से, अपनी योजना रणनीति के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। वो पहले कर लिए तो क्या सर फुटबॉल चल रहा है। तो आपके खिलाफ का कैंडिडेट भी बता दिया उन्होंने। हाँ, तो उनको पता है कि स्थिति क्या है और हर्ष क्या होने वाला है, वो सबको पता है। लेकिन जिस पाटन सीट पे श्वेता सवाल पूछ रही थी आपसे, पाटन सीट, अब मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा इसको दुखती रख कहा जाए या अच्छे गुलजार बात कही जाए, क्योंकि वहां पर आप ही के दूर के भतीजे को, विजय बघेल को, पाटन सीट से आपके खिलाफ बीजेपी उतार रही है। क्या ये चुनौती रहेगी? क्योंकि अगर मैं सही हूं तो उस सीट पर एक बार आपने उनको हराया है और एक बार शायद उन्होंने भी आपको हराया है। नहीं, 2 बार मैंने हराया है। अच्छा, मतलब 2-1 चल रहा है। हाँ, उसमें यही था कि अब उसी घर का था, वो बोले कि मैं उसका भतीजा हूं, तो चलो भाई एक बार इसको भी देख लेते हैं। लेकिन उसके बाद समझ आ गया तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट ही नहीं दी थी। अब कोई नहीं मिल रहा है तो चलो, अब सांसद है उसके बाद भी लड़ा दिए। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट है ही नहीं। सांसद को लाकर उतारा है आप? और नहीं तो क्या, मतलब वो अपना सीरियसनेस दिखा रहे हैं कि हम तो नहीं, सीरियसनेस नहीं है, वो कमजोरी है कि अब उनके पास कोई कार्ड नहीं बचा है, तब वो सांसद उतार रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में सारे मंत्रियों को उतार दे, केंद्रीय मंत्रियों को। अब मामा जी की टिकट ही फाइनल नहीं हो रहा है। उनके तो रिश्ते में आप मामा बोल लीजिए उनके रिश्ते में आप मामा लगते हैं और यहाँ पर जनता आपको काका कहती है जी। तब भतीजे के खिलाफ क्या बोलिएगा? पाटन जाइएगा? मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो तो जो जवाब, देखिए पाटन में पिछले समय भी मैं केवल नामांकन भरा था, बचत मेरे कार्यकर्ता चुनाव लड़े थे पाटन में, मैं गया भी नहीं था। इस समय भी मैं बोल के, मेरे जन्मदिन के दिन कार्यक्रम हुआ था, सब साथी आए थे और 2 अक्टूबर को भी मोटरसाइकिल रैली हम लोग, भरोसा की यात्रा हम लोग निकाले थे। अब स्थिति यह है कि कार्यकर्ता तो लड़ेंगे ही, उन्होंने कहा दिया आप नामांकन भरिए, लड़ाई हम लड़ेंगे। अब स्थिति यह है कि वहां पाटन में मेरे किसान, मेरे युवा, मेरी मातृशक्ति, ये सब लड़ाई लड़ेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। तो हर्ष क्या होने वाला ये मुझे बताने की। इससे पहले कि नेहा अगला सवाल पूछे, पाटन पर अंतिम सवाल एक पूछ लेते हैं। वो कह रहे हैं ज्यादा गंभीर है आज तक। हाँ, नहीं, अब आप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी आपको घेर रही है वहां पे। लेकिन प्रश्न ये है, और ध्यान से सुनिएगा,
क्या मुख्यमंत्री जी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि इसी सांसद जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब वो लोकसभा वहां से जीते तो पाटन क्षेत्र से दावा है उनका कि 54.1% उनको वोट आया। तो क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार सेफ रहने के लिए, सीएम बनने के लिए 2 सीट से लड़ सकते हैं, हाँ या ना? देखिए, हाँ या नाम उत्तर देना है, बहुत फसाद हो गए। ये तो उसी प्रकार से क्या चोरी करना छोड़ दिया टाइप का प्रश्न है कि आप हाँ या ना में कैसे उत्तर दे देंगे। पाटन क्षेत्र से मैं विधायक बना हूं। पाटन मेरा जन्मभूमि है, मेरा कर्मभूमि, मेरी पहचान वहां से बनी है। मैं विधायक भी बना, वहां से जीता तो मंत्री भी बना, तीसरी बार जीता तो पार्टी ने मुझे डिप्टी लीडर बनाया, चौथे बार जीता तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, 5वीं बार जीता तो पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। तो मैं उस क्षेत्र छोड़ के क्यों जाऊंगा? किसी को जाना है और कोई जाए, भूपेश बघेल पाटन छोड़ के जाने वाला नहीं है। आज जन्मदिन का अपना रेफरेंस आपने दे दिया, आपने जन्मदिन की बात की, एक बड़ा अच्छा बर्थडे गिफ्ट की भी बात आपने उस दिन कर दी थी। जी हाँ, लेकिन नहीं, वो बर्थडे गिफ्ट है या सिर्फ आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं कि ईडी सीबीआई की कोई भी कार्रवाई है मतलब राजनीतिक द्वेष से हो रही? अब देखिए, इतनी बड़ी जांच एजेंसी है, 3 साल से जांच कर रहे हैं। 2020 से जांच शुरू हुआ, आईटी ने रेड डाला और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पाया। फिर उसके बाद ईडी घुसी, ईडी 2 साल से जांच कर रही है। अब ईडी जो है वो कोर्ट में एक केस लगाया है कि अब उसे सीबीआई जांच करे। मतलब एक ही केस को 2 बड़ी एजेंसी जांच कर चुकी है, अब तीसरी एजेंसी करते हैं। मैं तो ये कहता हूं भैया कि चौथे एजेंसी के लिए इंटरपोल ले आओ। इनके बस की बात नहीं, इंटरपोल जांच कर ले। मतलब मजाक नहीं बना के रखे हैं लोग। भूपेश जी, आ जाए भूपेश जी, क्योंकि सुबह रमन सिंह जी का इंटरव्यू श्वेता ने किया, उसी इंटरव्यू से कुछ बातें जुड़ी हुई आपसे पूछेंगे। हाँ, उसके बिना सवाल पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि इस बार का चुनाव आपके नाम पर लड़ा जाएगा या काम पर? क्योंकि नाम पर तो ईडी और सीबीआई का कलंक है, और काम के लिए रमन जी ये कह रहे हैं कि आपने उनकी या फिर प्रधानमंत्री जी की ही योजनाओं को आगे बढ़ाया, कुछ नया नहीं किया यहाँ पर। देखो, उस ऐसा पर है, प्रधानमंत्री आवास योजना का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उसी को आप आगे ले गए, और जितना पैसा केंद्र से आता है, मान लीजिए 1 रुपया आया तो 20 पैसा यहाँ पर खर्च होता है, 80 पैसा भ्रष्टाचार के नाम भेंट चढ़ जाता है। अब रमन सिंह जी की बात छेड़ दिए तो 15 सालों में मुख्यमंत्री रहे। अब बेचारे की पार्टी का चेहरा तक नहीं बनाया है, और रमन सिंह के चेहरे में कालिख लगी है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल कोशिश किए, वो धूल नहीं पाया, इस कारण उसको चेहरा नहीं बनाया। अब उसके बाद भी यदि जवाब देने की बात है जहां तक के, तो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया और कांग्रेस पार्टी ने कि सरकार, जनता ने विश्वास किया और कांग्रेस के 3/4 बहुमत से सरकार बनी। और जितने हम वादा किए थे, उस चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हों, सबके लिए हमने योजनाएं पूरी की। उन्होंने कहा कि आपने शराबबंदी की जो बात कही थी वो नहीं की, उस हाँ, पर कोई काम। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। लो भला, कितना बड़ा झूठ है। तेंदुपत्ता को भी लेकर उन्होंने कहा कि आपने जो वादा किया था वो नहीं किया। मतलब वो दिल्ली वाले जुमला फेंकते फेंकते रमन सिंह ही फेंक के गए यहाँ। मतलब गजब सवाल इस बात का है कि रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे और 98 करोड़ उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया 15 साल में। हमको 6 महीने शुरू किए हुए और 182 करोड़ रुपया, मतलब 14 साल में जितना दिए 6 महीने हम डबल दे दिए। और हर महीने के आखिरी तारीख को मुख्यमंत्री निवास में बेरोजगार कुछ लोगों को बुला के वहीं मैं जारी करता हूं, वो ऑनलाइन। मतलब ये बटन दबाओ, खाते में पैसा जाता है। हमारा कोई भी योजना ऐसा नहीं है जो चेक बांटो या नगद भुगतान करो, नहीं, सीधा बटन दबाओ। 15 दिन में बटन दबाए, गोबर जो विक्रेता है, गौपालक है, उसके खाते में पैसा। 1 महीने में बटन दबाओ, बेरोजगारों के खाते में पैसा। 3 महीने में बटन दबाओ,
जो किसान है उसके खाते में पैसा, 3 महीने फिर से बटन दबाओ, भूमि श्रमिक उसके खाते में पैसा जाए। तो इन 5 सालों में 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा ट्रांसफर हुआ है। केंद्र से कितना आया था? इसने कहा कि इस पैसा आ गया केंद्र का? केंद्र से जो आपके ऊपर नहीं, आरोप ऐसी- लगा है कि ऐसी केंद्र से योजना- पैसा आता है, लेकिन वो नहीं, ये बताइए ना जी, केंद्र क्या आम जनता के जेब में पैसा डालने के लिए कुछ भेजती है क्या? ऐसी कोई योजना है? प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में भी कहा था क्या? कि रोड के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में छत्तीसगढ़ को जितना हम भेजते हैं उतना दरअसल लागू नहीं होता या फिर लोगों तक पहुंचता नहीं, ट्रांसफर नहीं हो पाता। ये उन्होंने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का रोड के आरोप मामले लगाया में, आप पर। रोड के मामले में ना, तो भाई सब जानते हैं, एक तो स्टेट के जो पीडब्ल्यूडी है, एक सेंट्रल पीडब्ल्यूडी है। स्टेट के पीडब्ल्यूडी के द्वारा हम लोग 16,000 करोड़ की सड़कें बनाई, कुछ तो ऑनगोइंग है, कुछ बन रहा है और अधिकांश बन चुके हैं। लेकिन सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के जो जितने सड़कें हैं, जो खासकर नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे में आप जाकर देख लें, धमतरी रोड कब से बना, ये रायपुर से बिलासपुर 2009 से स्वीकृत, अब जाके वो कंप्लीट हुआ है। उसी प्रकार से आप सरगुजा संभाग चले जाइए, वो जो सड़कें जो शुरू किए थे, पता नहीं क्या ऐसा होता है कि जितने ठेकेदार हैं वो बैंक करप्ट हो जाते हैं और इसका ठेका राज्य सरकार नहीं करती ना, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये कहना तो सरासर झूठ है कि वो सड़क की स्वीकृति देते हैं। हाँ, ये एक चीज है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसके लिए राशि दिया जाता है। और मैं ये भी आपको बताऊं कि देश में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ स्टेट का है। ठीक है सर, अगला प्रश्न आपसे, जिस पर आपको तलवार की धार पर चलना होगा मुख्यमंत्री जी। यही एजेंसीज आपने कहा कि ईडी, सीबीआई, क्या अब इनको इंटरपोल को लाना पड़ेगा। आज एक ऐसे दिन आप इंटरव्यू दे रहे हैं जिस दिन संजय सिंह को अभी गिरफ्तार किया गया है शराब पॉलिसी पर। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सही है। आप कहते हैं एजेंसीज विच हंटिंग कर रही हैं, यानी विपक्षी नेताओं के पीछे पड़ी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कैसे देखते हैं? मतलब घटना कब की है? शराब घोटाला। हाँ, कब की है? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से जांच ही कर रही हो एजेंसी। अरे हत्या के कोई घटना होती है, हत्या का भाई ठीक है कि वो 8 दिन 15 दिन या ऐसे हत्या है जो जिसके बारे में जानकारी नहीं होती, किसी गिरफ्तारी नहीं होती, वो हो सकता है कि वो लंबा खींचे। लेकिन अधिकांश जो मान लो हत्या के भी बहुत सारे वकील भी बैठे हैं, कितने दिन उसकी जांच चलती है भाई? जांच करके आरोप पत्र जारी कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो यह कि जब उठे, अरे एक जने को और गिरफ्तार करना है, केस दर्ज है, कभी समाप्त ही नहीं होता। मतलब कब समाप्त होगा? वही मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वहां 1.5 साल से चल रहा है, यहाँ 3 साल से जांच ही कर रहे हैं, तो कभी इसका अंतिम होगा नहीं। पर अगर जांच में एक सिरे से दूसरा सिरा अगर जुड़ता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का नाम निकलता है, तो क्या उसको पकड़ना गलत? वही तो कर रहा हूं। तो ये तो जांच एजेंसी के उसके सक्षमता पर सवालिया निशान उठता है कि एक घटना के एक जो शिकायत है उसकी जांच के लिए 1.5 साल 2 साल 3 साल तक खींच रहे हैं। मतलब ये अनंत काल चलते रहेगा। पर ये तो इस देश की सच्चाई है। बोफोर्स स्कैम, कॉफिन स्कैम दशकों तक चलते हैं केस। वो फोर्सेस इसको जोड़ नहीं सकते, वो फोर्सेस जोड़ नहीं सकते कि वो मामला दूसरा था, वो देश से बाहर का भी था। कॉफिन स्कैम तो देश का था, हाँ और ये आरोप बीजेपी की ही सरकार पर आप लोगों ने लगाया था। कौन सा कॉफिन स्कैम? हाँ, देखिए, अब जांच एजेंसी, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए ना सर। आपको लगता है कि एजेंसी देखिए, गलत इस्तेमाल कर रही है? एक सरकार के दबाव में जांच काम की कर रही घोषणा है? करे, उसके लिए आयोग बैठे और उसके माध्यम से वो आयोग या कोर्ट कहे कि जांच करो और कोर्ट मॉनिटरिंग करे, एक अलग बात है। लेकिन अभी तक के ईडी जितने केस बनाए हैं, अभी तक के कोर्ट में कितने चालान प्रस्तुत किए, और दूसरी बात है वो कितने के सिद्ध कर पाए। होना चाहिए ना, जैसे पुलिस एफआईआर करती है, चालान प्रस्तुत करती है और उसकी गिरफ्तारियां होती है या वो सिद्ध करते हैं, ये कितने हैं और उसका परफॉर्मेंस कितना है। तो बात ये है कि आप केवल, मैंने एक पत्र लिखा मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बढ़िया केस, मनी लॉन्ड्रिंग का केस
ये है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जब थे और उस समय चिट फंड कंपनी खूब आए, हर जिले में आए, एक एक जिले में 2-2, 3-3 चिट फंड कंपनी और हजारों करोड़ रुपए लूट के गए। और रमन सिंह और उसके पूरे परिवार के लोग उसमें जाके फीता खाड़ते थे, प्रमोशन करते थे और सब लोगों ने हजारों करोड़ रुपए डुबा दिया। अब हम लोग कहे कि भैया वो जांच कराओ, लोग निवेशक हैं, गरीब लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनका पैसा डूबा। अब डूबने के बाद अब हम लोगों ने आंदोलन चलाया कि इन गरीबों को पैसा वापस करो। कुछ नहीं किए। अब देश में पहली बार ये हुआ कि हम लोगों ने एफआईआर भी किया, वो जो डायरेक्टर थे उसको गिरफ्तार भी किए और साथ ही उसकी संपत्ति को जब्त किए, कुर्क के आदेश कोर्ट से लिए और कुर्क करने के बाद पैसा वापस करने का काम किया। तो अभी तक के 171 करोड़ रुपए हमने निवेशकों को वापस कर लिया है। अब सवाल उठता है कि ये 5,000-6,000 करोड़ के आसपास है। मैंने भारत सरकार को भी पत्र लिखा और ईडी के डायरेक्टर को भी पत्र लिखा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बढ़िया उदाहरण है कि आम जनता को पैसा है और हम लोग यहाँ जांच नहीं कर पा रहे, मतलब पैसा कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट किए हैं, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। तो इससे बढ़िया उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसको जांच करिए और यदि दूसरे राज्यों में या बाहर यदि वो इन्वेस्ट किए हैं तो उसको पकड़िए और निवेशकों आप अपना करप्शन उनके करप्शन पर ले गए। जांच यहाँ पर बात हम कर रहे हैं। दूसरी चीज जो अंजना ने पूछी आपसे वो कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के करप्शन पर अलग स्टैंड रखती है, लेकिन आप मुझे नहीं मालूम कि वहाँ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी हर राज्य का अपने स्टैंड हो सकता है। मैं कार्रवाई के खिलाफ है। हर राजनीतिक पार्टी के खिलाफ अगर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है, देखिए यदि व्यक्तिगत मतलब ये है कि आप राजनीतिक द्वेषवश कार्रवाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत है। और यदि किसी ने अपराध किया है तो फांसी टांग दीजिए ना, कौन कर रहा है। 2000 करोड़ लेकिन वाला अभी तो अभी एक अच्छा उदाहरण आ रहा है, दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। अभी महादेव ऐप की कार्रवाई, पूरे जगह जो सट्टा चल रहा है, ये क्रिकेट में जो सट्टा लगा रहे हैं, कोई कार्रवाई हो रही कहीं, बल्कि भारत सरकार तो उसमें जीएसटी लगा रही है 28%। छत्तीसगढ़ में हमने ऐप पे कार्रवाई की और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी की, उसके गैजेट भी हम लोग जब्त किए, उसके पैसा भी जब्त किए। अब ये अचानक कूद पड़े ईडी वाले, तो ईडी वाले कूद पड़े और उसके बाद जो हमसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, मेरे 2 ओएसडी है, मेरे एक राजनीतिक सलाहकार, उसके घर घुस गए, मिला कुछ नहीं उसके यहां। मेरा यह कहना है महादेव ऐप यदि गलत है, हम तो गलत मानते हैं और इसीलिए कार्रवाई कर रहे हैं। हमने जो जुआ एक्ट है उसमें संशोधन भी किया, उसमें विधानसभा में तत्काल किया कि इसमें थोड़ा कड़ा प्रावधान होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। भारत सरकार की पत्र लिखा तो बोले जुआ एक्ट में आप ही कार्रवाई कर सकते हैं, हम लोग उसमें जुआ एक्ट में कोई संशोधन हम नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि महादेव ऐप संचालित हो रहा है देश के बाहर से, उसे बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार। राज्य सरकार तो बंद नहीं कर सकती, भारत सरकार बंद नहीं कर रही है, बल्कि अब यह है कि उसमें राजनीति देख के मेरे सलाहकार को, मेरे ओएसडी को उसके घर में छापा मार दिया। बंद क्यों नहीं किए? 2 महीना, करीब महीना भर से ऊपर हो गया, शायद 23 तारीख की घटना है। 23 तारीख मेरे जन्मदिन के दिन ही उसी दिन आपने थैंक यू फॉर उसी दिन थैंक यू बोला, गिफ्ट बोला। लेकिन आज 23 तारीख से लेके 23 अगस्त से लेके 23 सितंबर भी निकल गया, आज अक्टूबर का पहला सप्ताह भी बीतने जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार महादेव पर क्या कार्रवाई की? अच्छा मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी का आपने वादा किया था। रुझान भाई, तो इसमें अब भाई थोड़ा सा इसमें क्या कार्रवाई की? मैं जब शराबबंदी बोल रही हूँ आप बात इधर से उधर ले जा रहे हैं। शराब पे 5 साल भागने में की किए बात नहीं नहीं है, हैं? शराब पे भागने की बात नहीं है, लेकिन इस बात से मेरी सहमत हो गई ना आप क्या? कि महादेव पे भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए जो नहीं किया। ठीक है, ये आपका प्रश्न है सरकार से और सरकार को सुनना चाहिए ये बात। लेकिन अगला प्रश्न शराब शराबबंदी पे का, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री जी, हाँ, शराब शराबबंदी पे का यहाँ वादा से किया शुरू हुई आपने। थी और आप फिर से सुनिए आए हैं तो। वहीं पे, है ना? शराब आपने शुरू की थी ना रमन सिंह से। अब तो ईडी ने भी शुरू कर दिया है। वो तो पहले से शुरू। 2000 करोड़ का शराब घोटाला कह रहे हैं आपने। उन्होंने दरअसल 2 ही बातें कही, एक शराबबंदी और जो भत्ते की बात थी उन्होंने वो कहा तो अनएम्प्लॉयमेंट मैं शराबबंदी के जवाब दूं या वो शराब की जो जांच चल रही है उसके बारे में जवाब दूं? उसमें शराबबंदी दोनों और मिलाकर शराब दूं? घोटाला तो 2000 करोड़। दोनों में फिर कॉकटेल हो जाएगा। मिलाइए सर, मिलाइए, बनाइए कॉकटेल। बात शराबबंदी की है
तो शराबबंदी में रमन सिंह भी बोले थे मैं चुनाव हारना पसंद करूंगा लेकिन शराबबंदी करके रहूंगा, लेकिन वो शराबबंदी कर नहीं पाए। हम लोगों ने भी कहा कि हम शराबबंदी करेंगे। मैं तो बोलता हूं नशाबंदी होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए समाज। और एक साल तो चुनाव बीता, दूसरे साल कोरोना आ गया। अब कोरोना आया तो पूरे देश बंद था, लॉकडाउन हो गया, सब दुकान, सड़कें, परिवहन, फैक्ट्री सब बंद। और सब बंद के बाद भी मतलब शराब दुकान भी बंद, उसके बाद भी रायपुर में, हरियाणा की तक रायपुर में पकड़ा गया। धार मध्य प्रदेश की जो शराब के ट्रक है वो कवर्धा में पकड़ा गया, कवर्धा जिले में जहां रमन सिंह का गृह जिला है, वहां पकड़ा गया। तीसरी घटना मैं बता रहा हूं कि इसमें बहुत सारे लोग अवैध शराब का धंधा करना शुरू किए, गुड़ से बनाना, महुआ से बनाना, खरीदी बिक्री, पड़ोसी राज्य है वहां से आना शुरू हुआ। और उसके बाद जो सैनिटाइजर उस पी के, यहीं से रायपुर में 3 लोग मर गए सैनिटाइजर पी के। बिलासपुर में 3 लोगों की मौत हो गई, जो होम्योपैथिक जो कॉन्सेंट्रेटेड जो सिरप आता है, मदर टीचर, उसको पिए 3 जने उसमें मर गए, 3 से ज्यादा लोग मर गए। तो इतना अच्छा वातावरण, मैं लॉकडाउन का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन लॉकडाउन से बढ़िया कोई वातावरण हो नहीं सकता शराबबंदी के लिए। लेकिन उस समय भी शराबबंदी नहीं हो पाया, लोग शराब खोज खोज के पी रहे थे। हमारे यहाँ गुड़ाखू घिसने की आदत है, तो 5 रुपए की डिब्बी जो आता है ना, वो 100 रुपए में बिका। तो मैं तो कहता हूं नशाबंदी होना चाहिए। जब ये लोगों की मौत होने लगी, दुर्घटनाएं होने लगी, तो मैंने कहा कि यदि मैं शराब दुकान बंद भी कर दूं और ये स्थिति बनी, तो मैं ऐसी कोई योजना या कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे लोगों की मौत हो जाए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन वो घर पहुंच सेवाएं, वहां किसी भी होटल में चले जाइए, 1 घंटे में आपको कोई भी ब्रांड का बढ़िया सा मिल आपको जाएगा। किसी ने बताया या आपने ट्राई किया वहां? नहीं, मैं तो वहां भेजा था, टीम भेजा था। स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे? नहीं, स्टिंग ऑपरेशन नहीं। वहां तो ये है कि सरकार से भी बात कर, यहाँ विधानसभा कमेटी बनी थी, अधिकारियों की कमेटी थी, उस विधायक लोग गए, न केवल गुजरात गए, बिहार भी गए, और वो राज्य जहां बंद किया गया था, जिसमें हरियाणा भी है और जिसमें शायद तमिलनाडु है, वहां भी बंद किया गया। सब जगह मिल रही है शराब। नहीं वहां तो, लेकिन वो क्यों बंद करने के बाद निर्णय वापस क्यों लिया? इस बार मैनिफेस्टो में नहीं डालिएगा? भाई वो शराब, भाई सुन तो लो, यक्ष प्रश्न पूछ दिया आपसे, इस बार मैनिफेस्टो में नहीं डालिएगा? मैनिफेस्टो की कमेटी में चेयरमैन नहीं हूं। डाल सकते तो डालते, डाल सकते तो मैं अभी भी कहता हूं कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन अब इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, वहां शराबबंदी है, तो छत्तीसगढ़ का चूंकि लैंड लॉक स्टेट है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है, मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा देश में शराबबंदी कर दे। प्रधानमंत्री से सुनिए, बहुत ज्यादा तुलना भी आप करेंगे। नहीं, शराबबंदी देश में लागू कर दे तो हमारा छत्तीसगढ़ में भी लागू हो जाए। उन लोगों ने कहा मोदी है तो मुमकिन है, यहाँ कहा गया भूपेश है तो भरोसा है। लेकिन कह रहे हैं कि आजकल वो नारा गायब हो गया है, और बीजेपी वाले आप पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, भूपेश बघेल का चेहरा नहीं है सीएम का। कांग्रेस तो हमेशा समूह में काम करती है भाई, सबसे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है। हम लोग अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हुआ, हमारे पीसीसी डेलीगेट वोट डाले, हमारे एआईसीसी डेलीगेट वोट डाले, और नड्डा साहब दोबारा जब अध्यक्ष बने, कब बना किसी को पता ही नहीं चला, 2 जने फैसला कर दिए। तो सामूहिक नेतृत्व तो हमारे कांग्रेस पार्टी में। दिक्कत तो आपको रही ना, टीएस सिंहदेव साहब को देख लीजिए, वरना 6 महीने पहले चुनाव के आपको एक डेप्यूटी मिल गया। कितना अच्छा मतलब ये जो अरे वैसे मैनेज हो गए, मान गए, या अंदर अंदर कुछ? नहीं, कोई मैनेज करने का सवाल ही नहीं उठता। मेरे बड़े भाई हैं वो, हम लोग साथ साथ उन नेता प्रतिपक्ष से, मैं पीसीसी चीफ था। हालांकि वो आए और उन्होंने खुलकर कहा है कि अगर मुख्यमंत्री वो हैं और जीत रहे हैं उनके नेतृत्व में, तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो वही हुए, वही बनेंगे। बोले बिल्कुल दिल से साफ हो गया। अब मैं ये कहता हूं कि पार्टी तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता कौन होगा,
भूपेश जी, 2018 में मैंने आपका साक्षात्कार किया था और तब आप मुख्यमंत्री नहीं थे, उसके कुछ दिन बाद आप मुख्यमंत्री बने। 2018 के भूपेश बघेल में और 2023 के भूपेश बघेल में क्या फर्क है? क्योंकि सन ऑफ द सॉइल आप अपने आप को मानते हैं, लेकिन क्या तब की लड़ाई और अब दोबारा मुख्यमंत्री पद का किला फतेह करने की लड़ाई, उसमें क्या अंतर आया है? और दूसरा सवाल मेरा आप ये सुन लीजिए, क्योंकि एक लंबी चौड़ी एक रेस होती है मुख्यमंत्री पद तक। आप शायद अपने आप को एक कार्यकर्ता, एक पार्टी के, हर कोई यही कहता अब है। इतना लंबा बोले तो मैं सवाल खोज रहा हूँ क्या है। सवाल यही है कि तब में और अब में आप में क्या अंतर है? पहले और अब में अंतर यह है कि पहले केवल मैं आपका सामना करते हुए डरता था, अभी 3-3 देवियों के सामना कर रहा हूँ, बस इतना ही अंतर आया। तो कह रहे हैं सर 3 के आगे एक 3 लगाइए और 33% सीटें इस बार दे दीजिए। बिल्कुल होना चाहिए, इस बात के समर्थन। वादा करके जाइए। भला अब मैं फिर कहेंगे ये मेरे शराबबंदी में पूछे तब कहते हैं मैं नहीं कर बोल सकता, मैं मैनिफेस्टो मेकर में नहीं हूँ। देखिए, ये वादा तो केवल पार्टी हाईकमान ही कर सकता है। मैं कोई क्षेत्रीय दल का नेता थोड़ी हूँ, राष्ट्रीय दल का मुख्यमंत्री हूँ। तो पार्टी टिकट फैसला हाईकमान करती है। तो हाईकमान यदि कोई निर्णय करे तो हम लोग उसके विरोध में जा सकते हैं क्या? हमारे तो अभी भी देश में सबसे ज्यादा महिलाओं का नेतृत्व, मतलब विधानसभा में यदि प्रतिशत है तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महिला विधायकों प्रतिशत छत्तीसगढ़ में। अध्यक्ष आपके मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं, हाँ जी। दिल में आपके राहुल गांधी रहते हैं। तो अभी हमारे तीसरा हिस्सा भी सवाल कहाँ आया है, लेकिन आचरण में आप मोदी जी की तरह काम कर रहे हैं। सुनिए पूरा प्रश्न, क्योंकि आप रामायण कथा करा रहे हैं, आप राम जी के ननिहाल में पथ बना रहे हैं, आप जिस तरह की वेलफेयर स्कीम्स बीजेपी करती है उसको आजमा रहे हैं छत्तीसगढ़ में टू रिपीट गवर्नमेंट। और गोबर, गौमूत्र और गोबर को लेकर भी आपका विशेष हो गया पूरा। देखिए, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हम सब उनके आदेश का पालन करते हैं। राहुल जी हमारे नेता हैं, इसमें भी किसी कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। वो हमारे पार्टी के नेता हैं, हम सबके नेता हैं। वो पद में रहे न रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल जी मेरे नेता हैं और हम सबके नेता, हमारे कार्यकर्ताओं के नेता हैं। तीसरी बात यह है कि मोदी जी ने कब गोबर खरीदा भाई? तो हिंदुत्ववादी आपके कदम की बात नहीं, उसमें हिंदुत्व वाले काम से कौन सा कर दिया है? एक आध उदाहरण बताइए हिंदुत्व की। राम कथा की बात अंजना ने की, तो राम मंदिर का निर्माण उधर चल रहा है, तो आपने नहीं, वो तो कोर्ट के आदेश से किया। यदि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, नेहरू जी और पटेल जी, उसके समय बना था। ये मंदिर का दरवाजा भी राजीव जी ने खुलवाया है। भारतीय जनता पार्टी की इसमें योगदान क्या है बता दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही जो कुछ बन रहा है। भले श्रेय लूटने काम, वो दिक्कत यही है ना मोदी के साथ, काम कोई और करते हैं और श्रेय खुद लूटने चले जाते हैं। अब धान हम खरीदते हैं, वो बोलते हैं मैं खरीदता हूं। और इतना बड़ा, अब कैसे बोलूं, प्रधानमंत्री झूठ बोलते पोस्टर हैं। लगाकर वो कह रहे हैं कि एक एक दाना, हाँ, उसकी कीमत केंद्र सरकार दे रही है। बड़ा गजब करते हैं। यही कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मैं झूठा बोलूं, लेकिन अब बोलना पड़ेगा क्योंकि झूठ है। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है झूठ है, और मैं भी कह रहा हूं झूठ है। बघेल जी, क्योंकि आपने कहा कि पूरा होने दीजिए, क्योंकि धान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और प्रधानमंत्री को इस प्रकार से झूठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। बजट में कहां लिखा है बता दीजिए, केंद्र सरकार के बजट में, कि छत्तीसगढ़ के धान खरीदने के लिए पैसा की व्यवस्था करते हैं? एक जगह बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, पंजाब में धान खरीद करते हैं, उसकी व्यवस्था एफसीआई करती, भारत सरकार करती है। कह दे ना मोदी जी कि अब से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एफसीआई करेगी, भारत सरकार करेगी, जैसे पंजाब में करती है। ये कह दीजिए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन इस प्रकार झूठ बोलने का औकात नहीं है। हिंदुत्व हाँ पूछ, राहुल गांधी आपके नेता हैं, आपने अभी कहा हिंदुत्व वाला पूरा हो नहीं सका। अभी कहाँ हुआ सर? वो तो श्वेता जी बीच में आ आप गई। मैं तो आपको और उदाहरण दे रही थी। इंडिया गठबंधन में आप लोग साथ हैं और वहां पर दो नेता, जिसमें ए राजा भी हैं और उदयनिधि स्टालिन भी हैं, जिन्होंने सनातन की तुलना
डेंगू, मलेरिया, HIV जैसे रोगों से किया और आप उनके गठबंधन में साथी हैं। तो ललकारते हैं कि आप लोग एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं स्टेज पर सिर्फ सत्ता से मोदी को हटाने के लिए जो सनातन का अपमान करते हैं। बहुत क्या धन्यवाद। उदयनिधि का ये बयान हेट स्पीच नहीं है एक धर्म के खिलाफ? मुझे हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंच में ये बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं अंजना जी को धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात, मैं छोटे छोटे और स्टेट चैनल में बोलता रहा हूं, लेकिन आज बड़े मंच में बोलने का मौका मिले, इसलिए वो अंजना जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहली बात तो बताइए, सनातन है क्या? धर्म है, जीवन पद्धति है। नहीं, सनातन है क्या? यदि परिभाषित करें तो सनातन को जो परिभाषित किया गया है, जो सबसे प्राचीन हो, जो अक्षुण्ण हो, जो सत्य हो, ये सनातन है। दूसरा, इसको भगवान बुद्ध ने परिभाषित किया कि एसो धम्म सनातना। उसमें यह कहा गया है कि वैर को वैर से समाप्त नहीं किया जा सकता, शत्रुता से शत्रुता को मिटाया नहीं जा सकता, क्रोध से क्रोध को परास्त नहीं किया जा सकता। तो जो वैर है उससे अवैर से ही समाप्त किया जा सकता है। ये सनातन है। आप मुझसे वैर करेंगे और मैं भी वैर करूंगा तो ये दुश्मनी बढ़ती जाएगी। वो केवल अंजना या भूपेश तक ही सीमित नहीं रहेगा। वो वैर से वैर यदि समाप्त करते जाएंगे तो अंजना साथ देने के लिए श्वेता आ सकती हैं और मेरा साथ देने के लिए नेहा भी आ सकती हैं। तो ये वैर से वैर समाप्त करेंगे तो बढ़ते जाएगा। यदि वैर से अवैर से समाप्त करेंगे तभी वैर समाप्त हो सकता है, और यही सनातन है। और सनातन की सबसे सुंदर बात यह है कि सब अपनी अपनी तो परिभाषा भी यदि- दे सकते यदि हैं। आपने उदयनिधि ने- परिभाषा दी, हाँ। पर क्या आप उदयनिधि स्टालिन के बयान मैं के ये साथ कह रहा हैं? हूं, यदि उदयनिधि ने इस प्रकार से बात कही है तो उसको वैरता से समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको अवैर से ही समाप्त किया जा सकता है। जैसे हिंसा को हिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता, वैसे वैर को वैर से समाप्त नहीं किया जा सकता। साथ में यदि खड़े उदयनिधि होकर ने समाप्त गलत बात की है तो उसका उस प्रकार से वैरता पूर्वक से समाप्त क्या उपकार किया किया जाए। जाए? हाँ जी? क्या उपकार किया जाए? मतलब उदयनिधि स्टालिन मान लीजिए यहाँ पर आ तो गए, उससे बहस किया जाए। देखिए, बहस। हिंदुस्तान में गुरु शिष्य परंपरा रहा है कि आप किसी भी देखें, उपनिषद में देखें या गीता में भी देखें, यदि अर्जुन ने सवाल नहीं किया होता भगवान कृष्ण से तो हमको गीता मिलता क्या? महाभारत में आप देखेंगे उन्होंने सवाल पूछा ना, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, गांधी धनुष पटक दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करो, सत्य के लिए युद्ध करो, और उस प्रश्न से ये गीता उपजा। उपनिषदों में आप देखेंगे, उपनिषद में गुरु शिष्य से सवाल कर रहे हैं और शिष्य गुरु से सवाल कर रहे हैं, इससे उपनिषद आया। आपके सुनते- सहयोगी हैं वो। रुकिए, अब डाइवर्ट मत करिए ना मुझे। डाइवर्ट हाँ, मुझे उत्तर देने दीजिए। अब ये एक बात बताइए कि सनातन में गुरु शिष्य परंपरा रहा है, उपनिषद से लेके कबीर और गुरु नानक देव तक के। बुद्ध के भी आप देखेंगे, आनंद है, वो सवाल पूछ रहे हैं बुद्ध से। महावीर में देखें तो उनसे सवाल पूछा जा रहा है और वो उत्तर दे रहे हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा है। लेकिन सनातन में झंडा गुरु होगा, ये कहां पे लिखा, किस उपनिषद और वेद में लिखा गया है? लेकिन देश के संविधान में लिखा है कि आप किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर बहुत सकते। सुंदर बात, यही बात तो मैं भी कह रहा तो हूं। ये हेट स्पीच हुआ। हाँ, तो हेट स्पीच का साध्वी राइट। प्रज्ञा को जेल में डालिए, निरंजन ज्योति को जेल में डालिए, वो दूसरे धर्म के खिलाफ बोलती है, लेकिन उदयनिधि स्टालिन से आओ बहस करते हैं। तो सुनो तो भाई, मैं ये कह रहा हूं, भारत सरकार के पास तो बड़ी बड़ी एजेंसियां कार्रवाई कर ले, कौन रोक रहा है उसको रोक कौन रहा है? भाई, इस देश में जितने दर्शन हुए हैं दुनिया में उतना नहीं हुआ है। दुनिया में इतने दर्शन नहीं हुए जितना हिंदुस्तान में हुआ है। क्यों? कि यहां प्रश्न पूछने की परंपरा रही है, लेकिन जब से विश्व गुरु और भक्त आए हैं तो सवाल पूछना बैन है। आप किसी सवाल पूछेंगे तो या तो राष्ट्रद्रोही होंगे या देशद्रोही होंगे या धर्मद्रोही होंगे या राष्ट्रद्रोही होंगे। तो सवाल पूछना अब मना है। पर आप एक बार बोल तो दीजिए ना, उदयनिधि स्टालिन का बयान आपको अच्छा लगा है? बिल्कुल नहीं लगा है। आप उसके साथ खड़े हैं, मैं कहां खड़ा हूं? आपके सहयोगी पार्टी में ठीक हैं है, यदि मेरे से कभी उदयनिधि से बात होगी
तो मैं उसे पूछ लूंगा ऐसा क्यों बोले, पूछ लूंगा भाई। पर मैं साथ तो रहेंगे एकदम। लेकिन उसको मैं जानता, देखो ऐसा है कि हमारे जो सनातन धर्म है इतना प्राचीन है और उसमें इतना लचीलापन है कि हम सबको साथ में लेकर चलता है। जो ईश्वर मानता है वो भी हिंदू है और नहीं मानता वो भी, जो नास्तिक वो भी हिंदू है, आस्तिक वो भी हिंदू है भाई, जो साकार मानता वो भी हिंदू, निराकार मानता वो भी हिंदू है। तो ये जो हमारा सनातन धर्म है इसी कारण तो टिका हुआ है। बहुत सारे देशों में बहुत सारे राष्ट्र भी, देश पैदा हुए, बहुत सारी संस्कृतियां भी वो विलुप्त भी हो गए दुनिया के मानचित्र से, लेकिन भारतीय संस्कृति कभी समाप्त नहीं हुआ, न कभी होने वाला है। लेकिन ऐसे भक्त रहेंगे ना तो थोड़ा सा डर लगता है। अगले मुद्दे पर आते हैं सर, जाति जनगणना। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए, आपका चेहरा खिल उठा जाति जनगणना सुन। नहीं, उसके पहले मैंने हेड काउंट करा लिया था। आपको केवल बिहार में दिखाई देता है। तो डेटा कहाँ है? जो मुझे कहना था आपने पहले ही कह दिया, तो डेटा कहाँ है? क्या मेरे पास है, सरकार के पास है। जारी नहीं कर रहे हैं ना, उससे क्या मतलब है आपको? आप क्या ये मानते हैं कि 43.5% से कम ओबीसी है छत्तीसगढ़ में? नहीं मानते हैं तो फिर आपको डेटा की जरूरत क्या है? तो नीतीश कुमार ने गलत किया जारी करके? बहुत अच्छा किया है। तो आप अच्छा क्यों नहीं कर रहे? मैं तो अपने उपयोग के लिए किया ना, राज्य के उपयोग के लिए, सरकार के उपयोग के लिए, क्योंकि मुझे हाई कोर्ट ने पूछा किस आधार पे आपने पिछड़े वर्ग को 27% दिया, तो मैंने बता दिया भाई 43%, आप तो 27% बोल रहे हैं ना, यहाँ 43.5% है और वो हमने बता दिया कि 43.5% है और इसका हम पिछड़े वर्ग को 27% दे रहे हैं। लेकिन राज्यपाल को अटका के रखे। और जो राज्यपाल मुझे बोली थी अनसुईया उइके जी की, बघेल जी आप मुझे अध्यादेश करके लाए, चाहे विशेष सत्र में इस प्रस्ताव को पारित करके लाए, मैं 1 घंटे के भीतर में हस्ताक्षर कर दूंगे। और हम लोग प्रस्ताव लेके गए, पता नहीं किसका फोन आया, वो दस्तखत नहीं किया और उसके बाद बेचारे मणिपुर ट्रांसफर कर दिए, जहां मणिपुर जल रहा है वहां ट्रांसफर कर दिए। आपका सर्वे वाला डेटा है या सेंसस वाला? जी, आपका सर्वे वाला डेटा है या सेंसस? देखिए सीधी बात यह है, हमने 2 प्रकार से किया। एक तो आधार कार्ड से देखा, कुछ हम सैंपल भी लिए, फिर ऑनलाइन भी प्रोसेस था। तो सारे मतलब जो डेटा आया तो उसमें हम लोग भौतिक रूप से निरीक्षण भी कर लिए। हमने पंचायतों से भी, नगरीय निकायों से भी किया, कई प्रकार से उसको हमने किया। और चूंकि वो हमारे राज्य के उपयोग के लिए था, कोई उसमें कोई ये तो नहीं था उसके और दूसरी योजना बनानी है। हम तो केवल आरक्षण के हिसाब से कि ईडब्ल्यूएस कितने हैं, तो ईडब्ल्यूएस आए 3.5%, हमने उसको 4% दिया। पिछड़े वर्ग 43.5% आया तो उसको हमने दिया 27%। अब वो ये एक अलग विषय है कि जाति जनगणना होना चाहिए और उसने बिहार में कर लिया, उसे घमासान मचा हुआ है और इससे हमारे विश्व गुरु डरे हुए हैं और उसके खिलाफ में बोल रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है। इसमें हिंदुओं को बांटने की कोशिश कहां हो रही है भाई? तो डर लग रहा है ना कि ताश के पत्ती कहीं नीचे से एक पत्ता खिसका दें तो पूरा जो ताश का महल है गिर ना जाए, डर इस बात का है। और जाति जनगणना से यही पता करना है कि भाई समाज के 75 साल देश की आजादी हो गए, लेकिन हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई, ऐसे कौन सा वर्ग और कौन सी जाति है जो छूट गया है, उसके लिए हम आगे योजना बनाए, यही है। और उसके अलावा क्या है जिसमें इतना हाय तबाह मचा कर रखे हैं? आपने कहा योजनाओं में कैसे उन्हें शामिल किया? अच्छा एक बात बताइए, भारत सरकार आप लोग तो मिलते रहते हैं, लेकिन ये जनगणना क्यों नहीं कराए 2011 के बाद? जब कोविड की वजह से डिले हुआ है, वो तो कोविड समाप्त हो गया, मैंने हेड काउंट करा लिया, बिहार ने जाति जनगणना करा लिया, भारत सरकार जनगणना क्यों नहीं करा रही? जो योजनाओं की बात आपने की थी उस पर प्रश्न है मेरा आपसे कि देखिए, जातियों की आबादी जानने के पीछे मकसद क्या है? जाति के आधार पर अभी या तो सरकारी नौकरियों में या फिर एडमिशन में, स्कूल कॉलेजेस में आरक्षित की जाती है सीटें, आरक्षण। दूसरा है सरकारी योजनाएं, जहां पर जाति के आधार पर 5 किलो इसको और 6 किलो उस जाति के व्यक्ति को मैं दूंगा, अभी तक नहीं हुआ है। तो आप लोगों को ये बताना तो चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं कि हम योजनाओं में करेंगे। क्या आप किसी को कम क्योंकि वो अगड़ी जाति का है और किसी को पिछड़ी जाति का इसलिए ज्यादा देंगे, या फिर आरक्षण को आप 50% से ऊपर ले जाने की सोच रहे हैं? क्योंकि 63% ओबीसी प्लस ईबीसी बिहार में है। देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ के मैं अपने प्रदेश को उदाहरण दूं, लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में यदि ट्राइबल की बात करें तो 43 प्रकार के
प्रजातियां हैं, उपजातियां हैं 43, और 43 में कुछ भारत सरकार ने प्रिमिटिव टाइप्स, मतलब राष्ट्रपति के गोद पुत्र जैसे पंडो जनजाति है, इन सबको किया हुआ है। राज्य सरकार ने भी प्रिमिटिव टाइप्स घोषित किया है, जैसे भुंजिया है, कमार है, अबुज माड़िया है, मारिया है। तो इस प्रकार से किया गया, और ये जो प्रिमिटिव टाइप्स है, हमने ये फैसला लिया कि उसको एक समय में बिना परीक्षा के 10,000 लोगों को हम शासकीय नौकरी दें, क्योंकि वो प्रिमिटिव टाइप्स पढ़ाई उढ़ाई में बहुत पीछे हैं। उनके जीवन शैली इस प्रकार से है कि वो स्कूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं। सुनते जाइए। तो उसमें हम लोगों ने उतने चिन्हित किया और राज्य सरकार ने उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, और अलग अलग जिलों में भर्तियां शुरू हो रही। तो उसी प्रकार से बहुत सारी जातियां हैं जो इस दौड़ में पीछे रह गए हैं। मैंने ट्राइब्स की बात की, ट्राइब्स में भी बहुत सारी जाति हैं, जो कुछ जातियां हैं जिसको आरक्षण के लाभ मिल गया, दूसरी योजनाओं का लाभ मिल गया, कुछ ऐसी जातियां हैं जो उसमें छूट गए। पिछड़े वर्ग में भी बहुत सारे जो लोग हैं, जो सक्षम जातियां हैं, उसको लाभ ले लिए। हो सकता है कुछ जातियां उससे वंचित रह गए हैं। अपर क्लास में जब जाति जनगणना कर रहे हैं, तो अपर क्लास में भी आप देखेंगे बहुत सारी जो जाति है वो तो बहुत आगे है, लेकिन अपर क्लास में भी कुछ जातियां हैं जो इस दौड़ में पीछे रह गए हैं। तो उसके बारे में जानोगे नहीं तब तक योजना कैसे बनाएंगे, आप निर्णय किस प्रकार से करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप राजनीति क्यों देख रहे हैं? इसमें जाति जनगणना में बुराई क्या है? वैसे भी 2011 में जनगणना हुआ था, उसको पब्लिक डोमेन में लाना था, वो किए नहीं। और अभी भी कर लेंगे, क्या बुराई है? तो राज्य सरकार को उससे फायदा होगा या केंद्र सरकार को उससे फायदा होगा कि ये जातियां हैं। एससी में आप देखेंगे तो एससी में बहुत सारी जातियां हैं। जो परिस्थिति छत्तीसगढ़ में किसी एक जाति की है, दूसरी जाति की नहीं है। कुछ जाति हैं वो आगे बढ़ गई हैं, कुछ जाति हैं पीछे। तो हम, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी है जो सबसे पीछे रह गया है उसको हम लोग आगे लाएं। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। आपने जितनी बातें की सब शेड्यूल ट्राइब की बात की, वही मैं कह रही थी कि सुनिए सर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अपर क्लास से फिर से एससी में आया। शेड्यूल ट्राइब के लिए तो 29 सीटें 90 में से यहीं पर आरक्षित है। जो चुनावी प्रबंधन है, प्रक्रिया है, उसमें भी एससी एसटी के लिए सीट्स रिजर्व्ड है। लेकिन ओबीसी सबसे बड़ी तादाद में है, तमाम राज्यों में सबसे बड़ा वोट बैंक है। 2019 में 44% ओबीसी वोट बीजेपी को मिला, तो उनके लिए भी बड़ा प्रिय है। और वो आपको वापस लेना है। क्षेत्रीय दलों का घट गया, वो 15-20% पर सिमट गए ओबीसी वोट में, उनके लिए भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए क्या अच्छा, वोट के हिसाब से सोच रहे हैं? मैं तो योजना के हिसाब से सोच रहा था। हर चीज को राजनीतिक हिसाब से नहीं सोचता ना। मैं तो भाई उनकी योजना बनना चाहिए, वो भी आगे बढ़ना चाहिए। शासन में, सत्ता में केवल ऐसा है कि सरकार के खजाने में केवल 2 लोगों की हाथ नहीं होना चाहिए, अन्य लोगों को भी होना चाहिए, उसका हिस्सा होना चाहिए। मैं इस दृष्टिकोण से सोच रहा था। भूपेश जी, आखिरी चंद मिनट बचे हैं और एक सवाल अगर उसका आप संक्षेप में जवाब दे दें। हाँ। 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। आपने कहा विश्व गुरु किसी चीज का जवाब नहीं देना चाहते। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मेरा ये है, अगर आपको मौका मिले 5 सवाल विश्व गुरु से पूछने का, कौन से वो सवाल होंगे? मैं सबसे पहले बात तो पत्रकार नहीं हूँ। आपने कहा उनसे सवाल पूछ ही नहीं सकते। मैं तो ये कहूंगा भी पत्रकारों क्यों पत्रकार वार्ता क्यों नहीं करते? ठीक है। आपके नेता राहुल गांधी जी हर मंच पर, हर भाषण में जिक्र करते हैं अडानी जी का, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का। लेकिन जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, अडानी जी का पैसा लगा है, वहां के मुख्यमंत्री चुप्पी साध लेते खासकर हैं। छत्तीसगढ़। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितना पैसा है? एक मिनट, बढ़िया, रुक जाओ। और क्यों नहीं आप बोलते? बिल्कुल बढ़िया जवाब, बढ़िया सवाल आपने 25,000 पूछा। करोड़ पूरा डेटा का इन्वेस्टमेंट है छत्तीसगढ़ में। अरे तो रुक जाओ भाई। ये जो हमारे विश्व गुरु है ना, कोयला का नीलामी किए तो पहली बार में बढ़िया आया, लेकिन पता चला कि उसके जो रेट हैं वो बहुत हाई चल गए। तो सब लोग, खासकर स्टील सेक्टर वाले तो हाथ ही खींच दिए। केवल जो एल्यूमिनियम सेक्टर वाले हैं वही भर खदान अपने पास रखे, बता तो सब सरेंडर कर दिए। दूसरे बार जब हुआ
तो हो नहीं पाया, तो क्या किया कि वो राज्यों के लाट करना शुरू किया। उसमें राजस्थान को लाट के, गुजरात को लाट के, महाराष्ट्र को लाट के, आंध्र प्रदेश को लाट के, छत्तीसगढ़ को लाट के। छत्तीसगढ़ के खदान है और इन राज्यों के लाट किया। सारे एमडीओ कोल और एनर्जी में किया है ना अरे उन्होंने। सुनो भाई, हैं? कोल और एनर्जी आप कह रहे हैं ना खदान में किया है। रुक तो जाओ भाई, मैं तो वही बताने जा रहा हूँ। तो ये कोयला भर तो थोड़ी किया ना, मैं आगे भी जा रहा हूँ, मुझे तो बीच बीच टोक देती हैं आप। तो कोयला जितने राज्यों के लाट किया सबका एमडीओ अडानी। सारे एमडीओ, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एक बार आंध्र प्रदेश का वो बिड़ला को गया था शायद, बचत सब अडानी को गया। अब ये है हमारे यहाँ बेलाडीला खदान है। बेलाडीला जो खदान है लोहा का, लौह अयस्क है, वो एनएमडीसी सबसे बड़ा लौह उत्पादक पूरे देश में। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ में। तो सीएमडीसी जो स्टेट गवर्नमेंट को होता है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और एनएमडीसी की ज्वाइंट वेंचर हुआ और ज्वाइंट वेंचर करके दोनों उसमें फैसला किए कि इसे एनसीएल बनाया जाए और एनसीएल ने फैसला किया कि इसे एमडीओ अडानी नियुक्त किया जाए। वो 13 नंबर ब्लॉक जिसमें 67% एफी कंटेंट है, उसको भी वो भी अडानी को गया। आज स्थिति ये है कि उसकी निगाह तो बहुत सारे कोल ब्लॉक में था, हम लोग उसे एलिफेंट कॉरिडोर बना दिया, अब वो घुस नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि जो बेलाडीला जो खदान है 13 नंबर, वो हम लोगों के ग्राम सभा कराए, जांच कराया, सब गलत पाया गया। अब जाके निरस्त हुआ है, हमने निरस्त करवाया और बस्तर के लोगों ने निरस्त करवाया, आदिवासियों ने निरस्त कराया। उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ, समझ गए ना। आपके जरिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है अडानी मेरे समय में नहीं हुआ, हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ। जो है वो रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, महाराष्ट्र के लाट हुआ है तो उसमें रमन सिंह नहीं कर सकता भाई, उसके एमडीओ नियुक्त हो, महाराष्ट्र वाले करेंगे। यदि राजस्थान में कोई लाट हुआ है, छत्तीसगढ़ की जमीन है, राजस्थान को लाट हुआ तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एमडीओ नियुक्त किया है, लेकिन सब ये भाजपा रिजीम में हुआ है। आखिरी सवाल, कितनी सीटें आ रही हैं इस बार कांग्रेस की? और क्योंकि आप तो कहेंगे कि ज्यादा आ रही हैं पिछली बार से। यानी 75 पार का नारा दे रहे हैं 76 कांग्रेस? पार का नारा है या भाई उससे ऐसा भी है ज्यादा? कि पिछले समय चुनाव लड़े तो 68 सीट थे, उपचुनाव में 5 सीट और जीते, जिसमें 2 उपचुनाव हमारे कांग्रेस के विधायक थे। इस कारण से जैसे दीपक बैद जी आए थे, वो विधायक से सांसद बने, 1 सीट खाली हो गया तो वो भी जीते। तो ऐसे 5 सीट हम जीते, तो कुल मिला के हमारी जो सीटें हैं 68 से बढ़ के 71 हो गया। अब 71 से मेरा टारगेट कम तो नहीं हो सकता नेहा जी, तो अब तो 75 ही पार होगी ना। टारगेट हमारा 75 ही है। टारगेट 75 है और आप कह रहे हैं 78 तक जा सकते हैं। फ्री स्टाइल में आज आपने इस मंच पर बैटिंग की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का सामना। बढ़िया, आपने सर्टिफिकेट दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नहीं तो 3 देवियां सामने थी और यदि बैक फुट में खेलता तो मेरी हालत क्या हो सकती थी मैं जानता हूं। फ्रंट फुट में रहा, फ्री स्टाइल खेला, तो आज तक के दर्शकों को भी नहीं, काफी छक्के लगा दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, चली गई बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।